चलो बस अब आज की कहानी यहीं तक एंड कर दें। अब उसके बाद जो है ना बाकी का पेपर जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सही। तो बस ये, चलो। चलो जनाब, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। सही है। अच्छा, बाय द वे हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे आपको डेफिनेशन में देखो थोड़ा प्रिसाइज होना पड़ेगा, सही है। हम ये कहते हैं कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट मासेस, यहाँ पे हमें कहना होता है, ओके। और आज जब तक ये अटक गया है, अबे यार, जितनी जल्दी कर रहा हो उतना ही अटक जाता है। 1 मिनट दो, 1 सेकंड में सही होगा। ओके, सो प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट masses, सही है, and inversely proportional to the square of their separation। सही हो गया। अगर तुम इसकी मार्किंग की चेक करो, मार्किंग की में जो है ना वो ये दो चीज़ें तुम्हें कभी कभार मेंशन करते हैं, सही है। यहाँ पे देखो इन्होंने इतना मैसेज नहीं किया, फोर्स टू प्रोडक्ट ऑफ masses। इन्होंने पॉइंट मास की बात नहीं की हुई, ये शायद उन्होंने बोला हुआ, ये देखो, इधर पॉइंट masses और सेपरेशन और साइज वो एक नंबर तुम्हें उसका दे रहा है, सही है। ओके, आवाज कट रही है। हम्म। ओके, सो खैर, तो ये आपके पास सही है। देखो, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन तुम्हें लिखना है, डू नॉट अलाउ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस और रेडियस, राइट। ये दोनों चीज़ें गलत हैं, सही है। तुम्हें एग्जामिनर रिपोर्ट में इसकी इसकी मैं कोशिश करता हूँ भाई, एग्जामिनर रिपोर्ट तुम्हें दिखा दूँ ताकि जो है ना तुम्हें ये पता हो कि डेफिनेशन तुम्हें किस तरह से लिखनी है, राइट। तुमसे कह रहे हैं कैंडिडेट शुड बी encouraged टू बी precise when stating the laws and definition defining the quantities, although nearly all answer did have the basics of the law, some lose credit through failing to refer to the product of the masses or two point masses, सही है। सो ये तुम्हारे पास होना चाहिए, ओके, आगे आ जाओ। The Earth and the Moon may be considered to be isolated in space with their masses concentrated at their centers. The orbit of the Moon around the Earth is circular with radius 3.84 times 10 power 5 kilometers. The period of the orbit is 27.3 days. Show that the angular speed of the Moon in its orbit around the Earth is 2.66 times 10 power negative 6 radian per second. हम्म। Angular speed निकालनी है ओमेगा बेसिकली। अच्छा। अच्छा देखो, अगर आपको इसने बोला हुआ पीडी। है कि मून सही। और अर्थ ये दिया हुआ है, सही है, ये मून ले लो, सही है। और रेडियस इन्होंने ये दिया हुआ है, सही है, रेडियस आ गया, सही है। सो आपके पास जो है ना ओमेगा इज इक्वल्स टू, अब 2 पाई आर, 2 पाई, अच्छा 2 पाई अपॉन टी हम यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही कर सकते हैं, 2 पाई अपॉन टी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसने हमें टाइम भी दिया हुआ है, सही है। 2 पाई अपॉन टी, सही है। और मेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई, टाइम दे रखा है आपको 27 डेज, कन्वर्ट कर लो। सो 27.3 इंटू 1 डे कंटेन 24 आवर एंड 1 आवर कंटेन इतना मिनट्स, ओके। प्रूफ कर लो जल्दी। दो मिनट दिएगा। ओके, सर आ रहा है 2.66 टाइम्स 10 पावर नेगेटिव 6, यही आ रहा सही हो गया, एक्सपोनेंट -6, ओके, आगे आ जाओ। है। अब हमें फाइंड करना है मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ, हाँ जी। अच्छा जनाब, क्या कर सकते हैं,
एंगुलर स्पीड इसने हमें दे रखी है, रेडियस हमें दिया हुआ है, और फोर्स क्या हम फोर्स से रिलेट कर लें? फोर्स नहीं है, ओमेगा इसने पिछले वाले पार्ट में निकाला है, तो जो पिछले वाले पार्ट में निकाला होता है प्रॉब्ली अगले वाले हम्म। पार्ट में अगर किसी तरह से आप उससे रिलेट कर लो तो काम हो जाएगा। सही है। सो अच्छा, बाय द वे ये वैसे कितने नंबर का 2 नंबर का ही दे रहा है हमारे पास जो है, अगर हम यूज़ करें कैपलर्स लॉ अगर हम यूज़ करें, यानी हम कहते हैं कि भाई जी एम इज इन जी क्या था यार, एफ इज इक्वल्स टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, और हम उसको इक्वेट कर दें एम आर ओमेगा स्क्वायर से। सही है। सो हमारे पास ये एम टाइम कैंसिल हो जाएगा, सो जी एम इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा क्यूब, राइट? सॉरी, आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर, समझ रहे हैं ना भाई, मतलब समझ रहे हैं ना? कुछ तो बोल यार। नहीं समझ रहे, नहीं थोड़ा समझ रहे, बहुत सर। नहीं समझ रहा। अच्छा देखो, हम ही कह रहे हैं, हम ही कह रहे हैं अच्छा, कि इसमें ये बेसिकली आप कह रहे हैं कि हम्म, यानी ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू द सेंटीपीटल फोर्स। हाँ, सही। सही हो गया। ओके। अच्छा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको सही, उस पता है हिसाब कि से भाई समझ आ गया एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, एम वी स्क्वायर होता है। सही है। और फिर हमने इसको इक्वेट कर लिया, जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे छोटा छोटा जो स्मॉल मास है जो कि मास ऑफ द मून था वो कैंसिल हो गया है, और आर जो है वो हमारे पास है, रेडियस हमें दिया है 3.84 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर्स। 3.84 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो एक्सपोनेंट 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्यूब। ओके। एंड ओमेगा आपने भी निकाला 2.66 एक्सपोनेंट -6 स्क्वायर्ड। क्या है, स्क्वायर स्क्वायर ही होगा, हाँ स्क्वायर होगा। राइट, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कर दो, 6.67 एक्सपोनेंट -11। सही, निकाल दो कितना आ रहा है। हाँ जी। सर अजीब सा आंसर आ रहा क्यों 6.4 एक्स 6 एक्सपोनेंट 24 नहीं आ रहा? थ्री है। पॉइंट नहीं। एट फोर एक्सपोनेंट 8, और हमने इसको कर दिया क्यूब। सही, सॉरी, हमने इसको कर दिया क्यूब इंटू 2.66 एक्सपोनेंट नेगेटिव अच्छा सर, 6। ये आ गया आ गया आ गया। है क्या? सही है, पूरी चीज़ को एक ही हाँ, दफ़े में क्योंकि मैंने कैलकुलेटर में शायद। डाल दो ना, अलग अलग सही डाल सही, रहे हो। वो मैंने स्क्वायर नहीं किया था। स्क्वायर नहीं किया था। ओके ओके ओके। सही, आगे आ जाओ। अच्छा, the mass of the moon is 7.4 times 10 power 22 kilograms. Using data from B, determine the gravitational force between the earth and the moon. सही, वो सिंपल सा फॉर्मूला न्यूटन वाला। हम्म, ये आ जाएगा आर स्क्वायर ले लोगे, सही है, 6.67, साथ साथ कैलकुलेटर में भी पुट करते रहो, एक्सपोनेंट -20 -11। सही है। एंड मास ऑफ द मून, मास ऑफ द अर्थ इज 6 एक्सपोनेंट 24, मास ऑफ द मून इज 7.4 एक्सपोनेंट 22 डिवाइडेड बाय, अरे सेपरेशन जो है वो इनके बीच की है 3.84 एक्सपोनेंट 8, और इसका स्क्वायर कितना आ रहा है? Sure, 2.00 times 10 power 20. ओके, सो 2.0 एक्सपोनेंट 20। सही, आगे आ जाओ। Tidal action on the Earth's surface causes the radius of the orbit of the moon to increase by 4 centimeter each year. Using your answer to part 1, uh, determine the change in 1 year of the gravitational potential energy of the moon. Explain your working. हम्म, अच्छा, एक्सप्लेन योर वर्किंग अगर आपसे कह रहा है तो इसका मतलब है कि भाई आपको थोड़ी बहुत कहानी लिखनी होगी कि भाई क्या चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है। सही है। अच्छा जी, अब हमारे पास ओके, सो 4 ईयर का, ईच ईयर में हमारे पास 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो हमारे पास आ जाएगी। स्पीड में क्या कोई दे रखी है क्या? सर्कल विद रेडियस, रेडियस इतना, रेडियस में जो है वो नेग्लिजिबल चेंज होगा। सही है। और क्या कर सकते हैं हम?
फोर्स हमने, अरे फोर्स निकलवाई है ना, सो चेंज, अगर हम ये कहें कि भाई फॉर स्मॉलर चेंज, ओके, द वैल्यू ऑफ फोर्स remain constant. Okay, so whatever the change in electric potential energy will be, it should be equal to force times the distance. Okay, like the work done. सही है, वर्क डन सही है, लेकिन याद रखना कि जो वर्क डन का फार्मूला होता है ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है जब आपके पास एफ कांस्टेंट हो, राइट। सो ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। सही है, तो यहाँ पे हम चूंकि कह रहे हैं कि भाई बहुत छोटा सा डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर का, तो इस वजह से हम इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वरना वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे कभी भी अप्लाई नहीं हो सकता एरोज में। सही है, फोर्स हमारे पास आ रही है 2 एक्सपोनेंट 20, राइट, और ये हमारे पास आ रहा है 4 एक्सपोनेंट -2। सही है, 4 टू ज़ा 8, एक्सपोनेंट 18 आ जाएगा, 18, ओके, 8.0 कर लो। सही हो गया, क्लियर है भाई। हम्म। तो ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मुझे क्लियर नहीं है। एक्सेलरेशन कैसे भी, नहीं, एक्सप्लेनेशन। आई एम सेइंग एक्सप्लेनेशन। देखो, हम ही कह रहे हैं कि भाई आपके पास जो है, ये तो आप ये कह सकते हो कि भाई एक तो कॉन्सेप्ट ये था कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम निकाल लें, राइट, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक तो हमारे पास ये फार्मूला था, जी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सही है, इज इक्वल्स टू G m m over r 1 माइनस G m m/r2, राइट। सो ये हमारे पास आ जाएगा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, सिंपल, सही है। सो ये तो आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल लो तो उससे आपके पास जो है वो चेंज आ जाएगा, सही है। तो एक तो ये चीज़ आपके पास है, सही है। दूसरा आप ये कर सकते हो कि दूसरा आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि भाई जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली वर्क डन की वजह से आ रही है। जैसे आप कोई भी अर्थ के ऊपर से कोई भी चीज़ उठाते हो, कोई भी चीज़ को अगर आप लिफ्ट करते हो ऊपर, तो बेसिकली क्या होता है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, राइट। तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी में हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, या तो हम एम जी एच भी लिख सकते हैं, और एम जी एच में बेसिकली एम जी जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, राइट, और एच जो होता है वो डिस्टेंस होता है जिस डिस्टेंस पे हमने मूव किया होता है, समझ रहे हो। सो एम जी मतलब इस पूरे फार्मूले का जो बेसिक सेंस है वो बेसिक सेंस है फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट, राइट। फोर्स आपने निकाल ली पहले, ये रही, सही है, और जितना डिस्प्लेसमेंट आपका आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 4 सेंटीमीटर का, सही है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वर्क डन यहाँ पे जो हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, राइट। तो इस वजह से हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लिया, समझ लो। ओके ओके, सही समझ आ गया। सही, अच्छा इसकी अगर हम एग्जामिनर सर रिपोर्ट देखें, बोलो बोलो। सर डायरेक्टली उसी फॉर्मूला से कर सकते हैं जो जीएमएम वाला है क्वेश्चन? करके देखते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट रुको, पहले जरा इसकी ये पढ़ते हैं ओके। ये क्या कह रहे ओके। हैं। फुली ये सही है, मोस्ट कैंडिडेट अलाउ द इंस्ट्रक्शन टू ड्राइव। अच्छा जी, यहाँ से देख लो, ड्राइव सही है, सही है। अच्छा जनाब, अच्छा ये देखो, ये जो पार्ट सी हमने निकाला था जिसके अंदर हमने फोर्स, इसका एक पार्ट नहीं सही, फोर्स हमने निकाली, दिस वाज जनरली वेल डन, जिसमें हमने फोर्स निकाली 2 एक्सपोनेंट 20 की, माइनॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट फेल टू स्क्वायर द डिस्टेंस, सही है, ये फार्मूला। खैर आखिरी वाली जो चीज़ है, दिस डेरिवेशन caused considerable difficulty for many candidate, okay, तो इसका मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है। it was usual to find that the expression Gmm/r for the potential energy was quoted, सही है, ये बात बता दी इन्होंने। the subsequent calculation, यानी अपने ये लिखा होगा तो शायद एक नंबर आपको मिल जाएगा, then the subsequent calculation was then not completed with a sufficient accuracy, thus giving the answer of 0, right. Those who use expression this explain that the force could be considered being constant, ये मैंने लिख लिया, सही, as x is very much small, right। मैंने ये वाली चीज़ यूज़ की है, सही हो गया। तो जी ये जी। बस ये याद रखना, आपको ये बस पता होना चाहिए कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स जो होता है, इसके अंदर फोर्स आपके पास कांस्टेंट होगी तब ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल है, राइट। और वो कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट होगी स्मॉल डिस्टेंस के लिए, मैंने स्ट्रेट अवे ये फार्मूला लगा लिया, सही है। अच्छा जी, अगर जो आप कह रहे हो कि अगर हम ये वाली चीज़ यूज़ करें, अच्छा 1 मिनट, इसका आंसर भी इसका मतलब है सही होगा, सही है। 8 एक्सपोनेंट 18 आ रहा है, फाइन, यहाँ से भी 8 एक्सपोनेंट 18 आ रहा है, फाइन, फार्मूला हमने लिखा हुआ है। अच्छा अगर हम यूज़ करें तो हमारे पे क्या बनेगा, जी एम एम तो कॉमन आ जाएगा, 1/r1
और 1/r2 हमारे पास, ओके, सो अगर मैं 6.67 एक्सपोनेंट 11 भाई ज़रा कैलकुलेट करो तो, इंटू 6 एक्सपोनेंट 24 इंटू मास ऑफ द मून है 7.4 एक्सपोनेंट 22, ओके, डिवाइडेड बाय, अब जो सेपरेशन है, जो चेंज इन आर है, वो बेसिकली इक्वलेंट टू आर ही हो रहा होगा। तो अगर मैं इसके अंदर जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है वही डालें, लेकिन यार उससे 3.84 एक्सपोनेंट 8, 3.84 एक्सपोनेंट 8, ज़रा ये डालो कितना कितना आता है, लेकिन इससे अजीब सा आ रहा होगा कुछ। 7.7 इंटू 10 पावर 28 आ रहा है। 28 कैसे हो सकता है भाई? तो 11/24, डिवाइड क्यों कर रहे हैं सर? भाई ये नेगेटिव साइन भी है ना। जी भाई, डिवाइड क्यों करे, कौन सा, ये आर है ना। फिर जीएमएम को कॉमन लेके। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ भाई कि अगर आपके पास जो चेंज है वो इतना छोटा सा आ रहा है, सही है, चेंज अगर आपके पास इतना छोटा सा आ रहा है, तो बेसिकली दोनों डिस्टेंस बराबर ही होंगे, सही है। यानी अगर आपका R1 जो है वो सेंटर से सरफेस तक है, और R2 जो है वो आपका सेंटर से लेकर सरफेस प्लस ये वाला जो डिस्टेंस आपने उसमें ऐड किया हुआ होगा, सही है। तो अगर इसकी वैल्यू अगर आप निकालो, लेट मी सी, 6.67 एक्सपोनेंट -11 इंटू 6 एक्सपोनेंट 24 इंटू 7.4 एक्सपोनेंट 22 डिवाइडेड बाय 3.84 एक्सपोनेंट 8, 7, हाँ 29 बन रहा है, 7.7, नहीं इसका मतलब है फिर गलत बन रहा है यार, इसी कुछ और वो होगी, कुछ और कैलकुलेशन होगी, तो छोड़ो। मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा? किसी से भाई? तो जीएमएम तो कॉमन ले लेंगे। हाँ हाँ। ब्रैकेट के अंदर 1/r हो जाएगा, -1/r तो। हम्म। अ, अबे मसला है वो नहीं है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप ये कह रहे हो ना 1/r1, लेकिन R1 और R2 में जो चेंज आ रहा है ना वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर का आ रहा है, ये मसला है। फिर 3.84 वाली वैल्यू ले लें। 3.84, तो उसके अंदर अगर 3.84 में अगर 4 सेंटीमीटर ऐड करोगे तो वो 3.84 में कोई फ़र्क नहीं करेगा ना। ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो उससे कुछ कोई चेंज आपको पता नहीं चलेगा, समझ लो। हम्म। क्योंकि एक के अंदर 8 जीरो है और एक के अंदर 2 जीरो भी प्रॉपर नहीं, क्योंकि वो जस्ट सेंटीमीटर के अंदर है, सही है, ये बस ला रहा है, तो इसलिए खैर, इसी इन्होंने कोई ना कोई कैलकुलेशन की हुई है। ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप ये यूज़ कर रहे हो देन करेक्ट सब्स्टिट्यूशन आपकी होनी चाहिए, तो करेक्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा ईच एयर, सही है, और मतलब हम डिस्टेंस के अलावा कोई और पैरामीटर यूज़ करें कि जिससे हम जो है ना एवरी ईयर का इनको सही से वो कर सकें। डिस्टेंस के अलावा किलोमीटर्स दिया हमें, और ऑर्बिटल्स ये दी हुई है, ओमेगा भी दिया हुआ है, एनर्जी 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 में और कोई रिलेशन बन नहीं रहा यार। खैर अभी फ़िलहाल इससे चलाते, मेरे जहन में ये आ नहीं रहा कि इसको ना किस तरह से होगा। खैर छोड़ो इसको, आगे आ जाओ, ये करते सर हैं। हो गया वैसा। क्या हुआ, बताओ बताओ। ऐसे अगर आप करें ना कि जीएमएम हम्म। ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2, हम्म। जीएमएम की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 1/r1 जो R1 ने हमें दिया हुआ है, और फिर 1/r2 में वही वैल्यू -4 करके लिखते हैं। 4 मीटर -4 0.4 आ या रहा है, 4 मीटर जो भी है। तो यानी वही आप यही ये कह आएगी रहे हो, एनर्जी। यानी आप ये कह रहे हो 3.84 एक्सपोनेंट 8, सही है, -1 ओवर, जब चेंज आपके पास आया होगा तो 3.84 एक्सपोनेंट 8 प्लस 4 सेंटीमीटर, यानी 4 एक्सपोनेंट, माइनस नहीं, माइनस करो। माइनस क्यों करोगे? अच्छा सही, प्लस। चलो माइनस नहीं, वहाँ पे माइनस करो। करके आ रहा है सर, मेरे तो माइनस करके आ रहा देखो ना वो जो डिस्टेंस, एक है। ये थ्री मिनट, पॉइंट एट फोर टाइम्स 10 पावर। देखो ना उसने कहा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है ना, तो अगर इंक्रीज होगा तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा ना, ये डिस्टेंस पहले था, अब इसके अंदर ये इंक्रीज हो गया 4 सेंटीमीटर, नहीं, क्या समझे? अच्छा, फिर तो आंसर पूरा डिफरेंट आ रहा है। माइनस करके सही आ रहा था, पता नहीं फिर क्या। आ रहा है प्लस करके। आ रहा है अच्छा। 1/3.84 जी सर एक्सपोनेंट आ गया 8, है। 8.0 इंटू 10 पावर 18 ही आ रहा है। चलो परफेक्ट हो गया। अच्छा मतलब मैं गलत सोच रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर आप उसको माइनस से प्लस करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 4 एक्सपोनेंट -2, सही है, चलो।
और फिर आप उसको उससे माइनस, सही सही सही, चलो चलें आगे चलें। आ जाओ भाई, ये कर दो। अच्छा अब्दुल्ला तुम ये कर बॉल दो। ऑफ मास अबे 37, उससे अच्छा करवा दें, दूसरे वाले से करवा दें। आ जाओ भाई, दूसरे वाले ने तुमने करना है, दूसरे वाला अब्दुल्ला तुमने करना है। A ball of mass 37 grams is held between two fixed points A and B by two stretched helical springs as shown. The ball oscillates along the line AB with simple harmonic motion of frequency 3.5 Hz and amplitude 2.8 centimeters. Show that the total energy of the oscillations is 7 millijoules. ओके, टोटल एनर्जी हमारे तो पास होती है। काइनेटिक माइनस पोटेंशियल होगा। नहीं नहीं, अभी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का अच्छा, स्क्वायर, सही है। और हाफ मास आपको दे रखा है 37 ग्राम है, सो 3.37 एक्सपोनेंट नेगेटिव 3 कर दो, एक्सपोनेंट नेगेटिव 3 कर दो, ओमेगा के पास आ जाएगा 2 पाई एफ विच इज़ 3.5, और इसका स्क्वायर एम्पलीट्यूड तुम्हें दे रखा है 2.8 एक्सपोनेंट नेगेटिव 2 का स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास बन रहा होगा 7 मिली जूल्स। सही हो गया। देखो जब भी शो वाला क्वेश्चन आया ना, शो दैट वाला, तो उसके अंदर तुम्हें वर्किंग ज़्यादा करनी होती है, वो मार्क कम देता है, राइट, प्लीज़ याद रखना ये बात। बच्चे ना कभी फार्मूला स्किप कर देते हैं या कुछ चीज़ करते हैं, राइट। तो खैर आया कोई आंसर आया। फिर 7.0 इंटू 10 पावर 3 आ रहा, तो 7 मिली नेगेटिव, जूल्स ही हो गया। हाँ वो -3 होगा, 3 नहीं होगा भाई, तुमने कहीं कोई नेगेटिव पावर को जी जी, पॉजिटिव लिया होगा। -3 आ रहा। सही है। अच्छा इसकी अगर तुम, इसकी वैसे मार्किंग की में तो कोई वो नहीं है, एग्जामिनर रिपोर्ट कुछ भी नहीं कह रही। सही, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ये वो कर लो। At 2 points in the oscillation of the ball, its kinetic energy is equal to the potential energy stored in the springs. Calculate the magnitude of the displacement at which this occurs. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। सही है, फार्मूला अगर हम अप्लाई करें, काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, सॉरी ये एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है पोटेंशियल एनर्जी का, सही है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का, सही है। सो ये सारी चीज़ें तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, सही है। और आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, तो जब आप इसको उधर भेजोगे, सही है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स नॉट स्क्वायर, राइट। अच्छा अब तुम्हें x निकालना है, क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट, एक्स नॉट एम्पलीट्यूड है, ओके। सो तुम्हारे पास है 2 का एम्पलीट्यूड आता, 2.8 का एम्पलीट्यूड है, ये 2.8 सेंटीमीटर के अंदर निकालना है, इस वजह से मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, डिवाइड बाई 2 और अंडर रूट, सही है। सो ये हो जाएगा 2.8 डिवाइड बाई अंडर रूट 2, कितना आ रहा है। 1.97 आ रहा है। 1.97, तो 2 ले लें, 2.0, सही। अच्छा प्लीज़ देखो, अभी अगर फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है देन फाइन, कोई मसले की बात नहीं, ओके, मतलब तुम्हें अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं जहन में आ रहा, पोटेंशियल का नहीं आ रहा, तो ऐसा ऐसा आ जाएगा, सही। अगर अगर आसानी चाहते हो तो ये कर लो कि भाई जो जो जिस जिस क्वेश्चन में जो जो फार्मूला आ रहा है ना, तो अपनी कॉपी में पूरा पेपर नहीं नोट करो, बस जो भी चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम लिख लो, मतलब जैसे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन चल रहा है उसके क्वेश्चन हेडिंग लगा लो भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन एस एच एम। और अब यहाँ पे जब हम टोटल एनर्जी लिख रहे हैं तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला लिख लो अपने पास, सही है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू उसका फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू उसका फार्मूला, बस अभी ये काम करते रहो, सही है। और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में हेल्प करते रहो, बाकी तुम्हें इंशाल्लाह खुद ही बखुद आइडिया हो जाएगा, 2-3 पेपर करोगे इंशाल्लाह खुद ही बखुद हो जाएगा, ओके। आगे आ जाओ भाई। On the axis of figure 2.2 and using your answers in A and B, sketch a graph to show the variation with displacement x of the total energy, kinetic energy, potential energy. तो ओके भाई, एक सैड फेस होगा, एक हैप्पी फेस और एक ऊपर वाली लाइन होगी। ओके, तो टोटल एनर्जी सबसे पहले बना लेते हैं, सही है। अच्छा इन्होंने एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 2.8 का, राइट। देखो यहाँ पे एक भंड हो जाता है बच्चों से, इन्होंने यहाँ पे 3 दिया हुआ है, बच्चे ना पूरी लाइन नाप देते हैं, सही, ऐसा नहीं करना, 2.8 तक लेके जाना है तुम्हें, सही है। तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ रही है 7 मिली जूल्स की, ओके, तो 7 मिली जूल्स पे हमने एक लाइन खींचनी है, सही है। सो 7 मिली जूल्स पे हमारे पास ये आ गया 2.8, यहाँ पे आएगा, ओके, नहीं थोड़ा सा पीछे होगा, ये आ गया 2.8, ओके। अच्छा जी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होगी वो मीन पॉइंट पे मैक्सिमम और एंड पॉइंट पे ज़ीरो, सही है। 2.8 से
बे यार, सर आपको यहाँ पे कहाँ बताया हुआ कि डिस्प्लेसमेंट 2.8 है बच्चा एम्पलीट्यूड बता रखा है ना चीज़ों मैक्सिमम? में, एम्पलीट्यूड से बता रखा है ना पहले, समझ रहे हो ना? तो सही है, सही। तो एम्पलीट्यूड से ज़्यादा आपकी कहानी नहीं जा सकती आगे, सही है, तो वो ये आपने बस ध्यान में रखना है। जी जी। अच्छा जी, और यहाँ से आप आ जाओ। सही है, ये इस तरह से हो जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी का हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का जब बनाओगे लेबलिंग वगैरह अपने हिसाब से कर, अब देखो 7 मिली जूल्स की एनर्जी है राइट, तो एग्जैक्टली हाफ पे जो है ना 3.5 पे एग्जैक्टली ग्राफ दोनों के इक्वल इक्वल होंगे राइट। सो ये 2 है, ये 3 है, 3.2 4 एंड 5, यानी इधर जो है ना ग्राफ का जो इंटरसेक्शन होना चाहिए काइनेटिक और पोटेंशियल का वो यहाँ पे होना चाहिए, ओके। सो फिर 3.5 पे क्यों? क्योंकि भाई वो देख हाफ टोटल, ऑफ 7 का है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, टोटल एनर्जी 7 की है ना, तो हाफ हाफ पे, यानी ओके एग्जैक्टली एक सर। सेंटर पॉइंट ऐसा होगा कि ओके। जहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल बराबर होंगी। मैं इसको ना चेक करता हूँ, इसकी मार्किंग की में भी ना एग्जामिनर रिपोर्ट भी यही कह रही होती है कि भाई आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये देखो, it was expected to be a straightforward start to the graphical work, but many drew the straight line from -3 to +3, right? नेगेटिव से पॉजिटिव से नहीं बनाया था, बल्कि आपने -2.8 से +2.8 तक बनाया था, अब समझ रहे हैं ना भाई? And most candidates indicate an acceptable curve for the kinetic energy. Intercepts were frequently indicated with a insufficient care. Okay. Usually, this curve was shown as the inverse of the kinetic curve. Very few show the curve crossing at the appropriate points. सही है? Even when these points had been calculated correctly in part B. सही हो गया? So तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए। अच्छा जी। ओके, एक और चीज़ देख लो, वो शायद मैंने भी गलत बनाई है। देखो, हमें यहाँ पे बल्कि ये 2 सेंटीमीटर हमने निकाला, हमें उसने कहा हुआ है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एट तो इस टू पॉइंट पे पॉइंट इंटरसेक्शन होगी ना? है इस टू। पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगी ना ग्राफ में? हाँ, मतलब हमें जो है ना वो यहाँ पे बनानी चाहिए, इधर बनानी चाहिए, सही है, किधर हमारे पास, बल्कि सही। हम बजाय से कि हम एक्स एक्सिस को देखें, वाई एक्सिस को देखें, हमें एक्स एक्सिस को देख के बनानी चाहिए, सही है। सो लेकिन इसमें जो है ना हमारे पास ये दोनों दोनों पॉइंट को हमें देखना होगा, यानी 2 और 3.5 यहाँ पे, और ये इधर इस पॉइंट पे इधर, सही, ये इधर इधर इन दो पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगी, मतलब हमने सिर्फ एक्स एक्स एक्सिस को लिया हुआ था, तो वो वाई एक्सिस दोनों को लेके चेक करना है। सही हो गया, ये आ गया। अबे यार, एक तो ये कम बखत बन ही नहीं रहा। भाई मेरे आड़े तेरे ग्राफ बन रहे हैं, तुम लोग अपने हिसाब से बना लेना। सो ये एक बन गया, ये दूसरा बना लेते हैं। तो फिर ये पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही होगा। मतलब क्या, मतलब समझ रहे नहीं? फिर यानी इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट ही होगी। ब्रो दोनों है ना, देखो ना यहाँ पे आपने इसका ध्यान रखना है ना कि 2 होना चाहिए एक्स एक्सिस पे, -2 होना चाहिए एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे होना चाहिए 3.5। देखो ना हमने 3.5 रखने की कोशिश तो की है, ओके। सही। और यहाँ पे होना ठीक है। चाहिए +2, और यहाँ पे आने चाहिए 3.5, सही। चल, ओके। आगे आ जाओ। The arrangement in figure 2.1 is now rotated through 90 degrees so that the line AB is vertical and the ball oscillates in a vertical plane. Suggests one form of energy other than those in C that must be taken into consideration when plotting new graphs to show energy changes with displacement. जनाब, Resistive forces. वे नहीं वे, वर्टिकल वर्टिकल अगर तुम कर रहे हो तो वर्टिकल में कौन सी आनी चाहिए? Weight की हाँ, तो वेट की वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। gravity. Okay. अच्छा याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग चीज़ों के। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो आगे आ जाओ। इब्राहिम रीड कर लोगे प्लीज? इब्राहिम State कहाँ हो? what is meant by the internal energy of a system. क्या होती है भाई? It is the sum of potential and kinetic energies.
ओके, काइनेटिक एंड। सर माइंड ना कीजिएगा सर, मेरा गला बहुत ज्यादा हाँ मुझे फील वॉइस हो रहा है। वीक है तो फिर। खैर खैर खैर, क्वेश्चन पढ़ लोगे या फिर मैं खुद ही कर लूँ, क्या बोलते हो? एनर्जी ऑफ ऑल द सर पार्टिकल। आप रीड कर लीजिए, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बोलना। ओके ओके, डन डन। टेक केयर भाई। सो ऑफ ऑल द पार्टिकल। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी मेंशन करना होता है, मूविंग इन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन सही है। देखो ये जो डेफिनेशन है ना ए लेवल से, ये बहुत नंबर कटवाती है, सही है। यहाँ पे में दिखाते हैं एग्जामिनर क्या लिखता है। इन मोस्ट आंसर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वर मेंशन, द फैक्ट दैट द एनर्जीज आर एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल रादर देन द सिस्टम, सही है। एंड दैट द काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन नीडेड टू बी इंक्लूडेड, राइट। तो ये तुम्हें लिखना है, और यहाँ पे भी अगर तुम देखो, सो तुमसे जो है एक नंबर तो तुम्हें दे रहा है सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, राइट, और ये तुम्हें एम मार्क दे रहा है, राइट। और जब तुमने ये एम मार्क गेन कर लिया होगा और फिर तुम लिखोगे रेफर टू द रैंडम मोशन, तो तुम्हें जो है ना ए मार्क भी मिल जाएगा। अगर एम मार्क नहीं लिखा नहीं मिला और ए मार्क भी तुम्हें फिर नहीं मिल सकेगा, ओके। तो ये तुम्हें प्लीज़ याद रखना है। अच्छा, वजी ज़रा रीड कर लेगा प्लीज़, वजी क्वेश्चन रीड कर लेगा भाई। वजी कहाँ हो? वजी भाई शार्ट है। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि स्टेट एंड एक्सप्लेन qualitatively the change, if any, in the thermal energy of the following system. A lump of ice at 0 degree centigrade melt to form from water liquid water at 0 degree centigrade. Okay. तुम्हारे पास जो है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आइस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड के अंदर, राइट। तुम्हें पता है कि पोटेंशियल जो इंटरनल एनर्जी होती है वो तुम्हारे पास होती है सम ऑफ काइनेटिक, सही है, प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अच्छा प्लीज़ याद रखना, कुछ बच्चे बोलते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होनी चाहिए। भाई पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ आइडियल गैसेस के अंदर जीरो होती है, सही है ना, ये याद रखना प्लीज़। यहाँ पे आइडियल गैस नहीं है, यहाँ पे तुम्हारे पास लिक्विड है। जब ये अगर तुम इसको स्टीम बना दोगे और फिर तुम उसको आइडियल मानोगे, सही है, तो फिर तुम ऑल्दो वो होगी नहीं, लेकिन अगर तुम उसको आइडियल मान लोगे तो फिर वहाँ पे तुम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लोगे, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो तुम ये कह दोगे कि भाई टेम्परेचर इज कांस्टेंट, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन द सेम। पहली बात हो गई, राइट। लेकिन दूसरी बात, स्टेट इज चेंजिंग, सो bonds are broken, so potential energy will be increased, so internal energy will be higher, सही हो गया। चलो आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं सिलेंडर कंटेनर गैस, गैस गैस ओके, गैस। गैस का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी नहीं होने वाली है। एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम ओके, इज in sunlight, so that's temperature rises from 25 to 35, okay. So constant वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है कि जो वर्क डन है वो तुम्हारे पास ज़ीरो हो गया, सही है। देखो अब गैस है, गैस के अंदर तुम वो लगा सकते हो कि भाई तुम्हारे पास जो है इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू हो गया ज़ीरो, क्योंकि तुम्हारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है, सो तुम्हारे पास सिर्फ क्यू तुम इंक्रीज कर रहे हो, राइट। सो कांस्टेंट वॉल्यूम gives ज़ीरो work done while increase in temperature um, causes the average kinetic energy to increase, which
increase the internal energy. अच्छा सर, Internal. असल में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हाँ, बेसिकली जो आपकी गैस है दैट इज डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। इट इज नॉट एक्चुअली, क्योंकि देखो अगर तो वो सिस्टम पे वर्क डन करेगी, देखो वर्क डन फिजिक्स के अंदर रिलेटेड होता है डिस्प्लेसमेंट से, राइट? ऐसे ही है कि अगर डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है उस डायरेक्शन में तो वर्क डन आपके डैडी मैं वर्क। क्लास ले रहा हूँ। अगर अगर अरे यस। माइक तो बंद कर। अच्छा, अगर जी। अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास जो है यानी अगर तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो इसका मतलब है वर्क डन है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही तो वर्क डन नहीं है, राइट? अब इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, ओके? कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है कि कोई चीज़ डिस्प्लेस नहीं हो रही है, राइट? मतलब जो तुम्हारे पास पिस्टन लगा हुआ है वो पिस्टन आगे मूव नहीं हो रहा, गैस एक्सपैंड नहीं हो रही, जो दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, राइट? तो तुम्हारे पास गैस इज एक्चुअली नॉट डूइंग द वर्क डन, ऑल्दो वो तुम कह रहे हो कि भाई वो जो है ना पार्ट वो वॉल से टकरा के जो है ना कुछ तो होगा, लेकिन वो एक्चुअली वो वर्क डन नहीं होगा, सही है? तो ना वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है, ना वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, लेकिन जो तुम्हारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। समझ रहा है भाई? क्लियर हो रहा है? एनी प्रॉब्लम? सही सर। यस पर सर। अच्छा जी, कहाँ था भाई? मैं ये तो सर वो फ्राइज कर रहा था ना, बाहर बैठ के शोर हो रहा था। अरे यार, यहीं बैठे हो, अच्छा किस सर, जस्ट मेरी बैठे हो? ड्यूटी का स्टार्ट हो गया था। ओके ओके डन। अच्छा तो सर इसको क्या ना, करना है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ रिकॉर्ड तो करो भाई, यूट्यूब पे डाल दूंगा, चक्कर लगा लेना वहाँ पे। चलो सही सर। सही है। अच्छा जी, पार्ट बी हम कर रहे हैं ना, पार्ट बी हम कर रहे हैं। सही है, 3 का पार्ट बी, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देख लेते हैं। Change if any both kinetic energy and potential energy had to be identified. In part 1 it was common to find the kinetic energy was not mentioned. Okay, तुम्हें दोनों चीज़ें मेंशन करनी है, चाहे वो चेंज हो रही है चाहे वो कांस्टेंट हो, राइट? काइनेटिक एनर्जी ऑल द पहले वाले उसके अंदर चेंज नहीं हो रही थी, बट यू हैव टू मेंशन कि वो चेंज नहीं हो रही है, ओके? एंड पोटेंशियल एनर्जी वाज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन द सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, ओके? सो ये दो चीज़ें तुम्हें मेंशन करनी होंगी। एंड सेकंड वर मच मोर comprehensive with many candidates discussing the kinetic potential and internal energy. Candidate should be advised that it is insufficient to discuss a change. The direction of any such change should be identified. मतलब तुम्हारे पे इंक्रीज है या डिक्रीज है वो भी तुम्हें बताना है, राइट? सो अगर तुम यहाँ पे देखो 4 का पार्ट बी, 4 का पार्ट ए हमने लिखा था, लैडर स्ट्रक्चर इज ब्रोकन, बॉन्ड ब्रोकन, सही है, मॉलिक्यूल रिड्यूसेस। अच्छा जनाब, नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, सही है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, राइट? एंड यहाँ पे हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फास्टर, उनकी जो एवरेज स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, सही है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, नो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ओके? आ जाओ भाई। सर um, बोलो बोलो, क्या बोलो? सर सर ऊपर सिर्फ दो दो फार्मूलाज इस्तेमाल हुए इंटरनल एनर्जी के, सिर्फ कौन हम्म। सा कब इस्तेमाल करना है ये भी स्पेसिफाई कर दें। देखो आइडियल गैस अगर होती है ना, आइडियल गैस अगर होती है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो क्यू, यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट? या क्यू प्लस, यहाँ पे भी आप प्लस माइनस लगाते हो, प्लस माइनस लगाते हो, राइट? सही है। अगर आप प्लस लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, माइनस लगा रहे हो तो डिक्रीज हो रही है, राइट? क्यू के साथ अगर प्लस लगा रहे हो तो इसका मतलब है हीट सप्लाई है, क्यू के साथ नेगेटिव लगा रहे हो तो हीट रिमूव है, राइट? डब्ल्यू के साथ प्लस लगा रहे हो तो वर्क डन बाय द वर्क डन ऑन द सिस्टम है, और नेगेटिव लगा रहे हो तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, ओके? और ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है आइडियल गैस के साथ, आइडियल गैस। नॉर्मल गैसेस के साथ नहीं होता ये। नॉर्मल गैस हम नहीं देखते ना बच्चे, नॉर्मल गैस हम पढ़ते नहीं ना, वो ए यूनिवर्सिटी में जाके आती है। तो तुम्हारे उसके अंदर है जो रियल गैसेस होती है तुम्हारे ए टू के अंदर केमिस्ट्री में आएंगी, सही है? तुम्हारे ए टू की केमिस्ट्री में आएंगी कि रियल गैसेस के अंदर वो बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाती है ना, वो फोर्सेज आ जाती है ना। हम तो आइडियल गैस के अंदर ये मान के चलते हैं कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जीरो है, सही है? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हम जीरो ले लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास टेंशन खत्म हो जाती है, सही है? यानी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाती है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन होता है, राइट? अच्छा, तो ये हमारे पास यानी आइडियल गैस तो तुम ये कह लो कि ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए, राइट? सॉलिड और लिक्विड के लिए जो है ना वो तुम्हारे पास है जो इंटरनल एनर्जी होगी वो तुम कहोगे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ये तुम्हारे पास होगा पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ये तुम्हारे पास होगा लिक्विड और सॉलिड और लिक्विड के लिए, सही? तो सर जितनी भी गैसेस आएंगी पेपर्स के अंदर हम हम्म। उसे एज्यूम करेंगे कि वो आइडियल ही है। हमेशा हम वो आइडियल ही देगा, सही है? ओके सर। यहाँ पे भी ठीक है सर, समझ आ गई। हाँ सही है। अच्छा, रियल गैस तुम्हें नहीं दे सकता है, ओके? चलो आगे आ जाओ, वजी भाई रीड कर लेगा।
जी जी कर रहा हूँ। कौन सा पार्ट करना है? पहला पार्ट तो पढ़ना, अब क्वेश्चन तो पढ़। अरे अभी क्वेश्चन ही आया तुमने। हाँ। A, a, cha- a charged Mars, oh sorry, अ a चार्ज्ड charged पॉइंट point मास। mass is situated in a vacuum. A proton travels directly towards the mass, as illustrated in figure 4.1. When the separation of the mass and the proton is r, the electric potential energy of the system is U पी। potential यूपी UP. सही। The variation with r of the potential energy UP is shown in figure 4.2. सही हो गया। चलो आगे आ जाओ। Use figure 4.2 to state and explain whether the mass is charged positively or negatively. ओके, सो हमारे पास ये प्रोटॉन है, सही। प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है भाई पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे आपको देखना है ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव है, सही है, दो पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब आप ये कह रहे हो कि भाई जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो, आप देख रहे हो कि भाई जीरो से जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, अभी नेगेटिव को छोड़ दो, ओके। जीरो से जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, आपको दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, राइट। यानी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो रिलीज होती जा रही है, राइट, रिलीज होती जा रही है। तो इसका मतलब है कि आपको इस प्रोटॉन को इस तरफ मूव करना आसान है, राइट। और ये आसान तब होगा कि जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो वो उसको अट्रैक्ट करे, ओके। सही हो गया। तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं कि भाई सिंस द पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, सही है, ओवर अ डिस्टेंस, ओवर द डिस्टेंस, सही है। सो अच्छा, इससे क्या होगा? सो या विच शोज दैट द चार्ज, द mass point charge should be negative, ओके। चलो आगे आ जाओ। अगर रीड कर ले तो भाई। The gradient at a point on the graph of figure 4.2 is G. Show that the electric field strength E at a point due to charge point mass is given by the expression EQ equals to G, where Q is charged at this point. अच्छा जी देखो, आप अगर एक फॉर्मूला ये इस्तेमाल करो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है हमारे पास, वो हमारे पास होती है वोल्टेज ओवर चार्ज, राइट। एक तो ये एक तो ये फार्मूला होता है, सही। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यूपी, जो कि उसने यहाँ पे दे रखा है, डिवाइडेड बाय द चार्ज, सही हो गया। सो अगर हम ये दो फार्मूलाज यूज़ कर ले और अच्छा यहाँ पे चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे आर आएगा, राइट। सही है, ये अब सही हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ई टाइम्स आर इज इक्वल्स टू वी, सही। यहाँ से वी को यहाँ पे उठा के रख देते हैं, सही है। सो जब हम वी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा ई टाइम्स आर इज इक्वल्स टू वी की जगह पे रख दिया यू पी डिवाइडेड बाई क्यू, सही हो गया, ये आ गया। तुम्हें पता है कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट हमारे पास आ रहा है, वो ग्रेडियंट तुम्हारे पास आएगा चेंज इन यू पी ओवर चेंज इन आर, सही। ये तुम्हारे पास ग्रेडियंट होने वाला है, राइट। सो यहाँ पे हम जो है ना इसकी ग्रेडियंट की इक्वेशन बना लेते हैं। सो ग्रेडियंट की जो इक्वेशन बन जाएगी वो ई टाइम्स क्यू इज इक्वल्स टू यू पी ओवर आर। देख लो भाई, ये यू पी ओवर आर ये तुम्हारे पास ग्रेडियंट है, सही है। सो तुम इस पूरी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हो जी से, राइट। तुम्हें पता है कि यू नो दैट यू पी ओवर आर इज बेसिकली जी। सो आपके पास आ जाएगा ई क्यू ओवर जी। ये तुम्हारे पास सिंपल सा ये एक्सप्रेशन आ गया, सही हो गया। आ जाओ, बस ये आखिरी पार्ट करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे रोक देंगे। सो तुम्हारे पास आ रहा है यूज एक्सप्रेशन इन पार्ट टू फिगर 4.2 टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज पॉइंट मास, ओके। यहाँ पे तुमने यही चीज़ यूज़ करनी है और इसी चीज़ को यूज़ करके जो है ना तुम कुछ कर सकते हो, राइट। ग्रेडियंट सबसे पहले निकालोगे ग्राफ से, चार्ज तुम्हें पता है, और तुम जो है ना वो ई वो कर लोगे, राइट।
अच्छा जी, क्यू बेसिकली क्या है? क्यू इज़ अ चार्ज एट दिस पॉइंट, चार्ज एट दिस पॉइंट, ओके फाइन। अच्छा जी, यहाँ पे अगर तुम ग्रेडियंट देखो, ग्रेडियंट कितना है भाई, किस पॉइंट पे निकालना है? 4 सेंटीमीटर पे, सही है। 4 सेंटीमीटर पे अगर तुम देख लो भाई, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, सही है। ओके, सो एक तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 4, एक्स एक्सिस पे आ गया, वाई एक्सिस पे आ जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, सही है। 4, -14, और ये है एक्सपोनेंट -26, और वो सेंटीमीटर के अंदर है, सही है। 4 एक्सपोनेंट -2। अच्छा जी, एक पॉइंट और ले लेते हैं, एक पॉइंट ये वाला ले लेते हैं, सही है। ये तुम्हारे पास है 2 एक्सपोनेंट -2, राइट, और कॉमा 22 एक्सपोनेंट -26, ओके। सो ये तुम्हारे पास दो चीज़ें आ गई, ओके। सो अब तुम इसका ग्रेडियंट निकाल लो पहले, सही है। सो ग्रेडियंट तुम्हारे पास आ जाएगा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव के अंदर, -22 एक्सपोनेंट -26 माइनस, एंड देन -14 एक्सपोनेंट -26 डिवाइडेड बाय 4 एक्सपोनेंट -2 एंड -2 एक्सपोनेंट -2, ओके। ज़रा कैलकुलेट कर लो प्लीज़। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 2 पहले आना चाहिए था और 4 बाद में आना चाहिए था, सही है। ये गलत हो गया, सही। अगर हम कैलकुलेट करें, सो -22 26 +14 एक्सपोनेंट -26 डिवाइडेड बाय -2 एक्सपोनेंट -2। मेरे पास आ रहा है 2 एक्सपोनेंट 24, ओके। सो जो ग्रेडियंट मेरे पास आ गया, वो मेरे पास आ रहा है 2 एक्सपोनेंट 24, सही है, लेकिन नेगेटिव में आ रहा हूँ, हाँ, -24, सही हो गया। सो ये मेरे पास आ रहा है ग्रेडियंट, सही है। सॉरी, नॉट 2 एक्सपोनेंट, 4 एक्सपोनेंट 24, सॉरी, 4 एक्सपोनेंट 24, सही है। तुम लोग के पास आ रहा है 4 एक्सपोनेंट, और अच्छा जी, प्रोटॉन का पास जो है, वो हमारे पास होता है, क्या बोलते हैं अपना, 1.6 एक्सपोनेंट -19। सो यहाँ पे तुम डिवाइड कर दो 4 एक्सपोनेंट -24 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19, सही है। सो कर दो जरा प्लीज़, आंसर डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19, 2.5 एक्सपोनेंट -5, सही है। ये मेरे पास इसका आंसर आ रहा है, सही है। तकरीबन इसी के मैंने रफ सा ग्रेडियंट बनाया था, तो मे बी मेरे जो है ना, वो रफ सा आंसर हो सकता है रेमी सी। 2.3 इनका बन रहा है, ग्रेडियंट 3.6 बन रहा है, अगर हम इसका वो देखें, सही है, कि हमारे पास ओनली अ फ्यू satisfactory आंसर वर गिवन, कैंडिडेट वर अनएबल टू लिंक, सही है, ये मसले कर रहा था, सही है। पोटेंशियल एनर्जी टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द potential or the electric field strength to the potential gradient, most stated without any justification that the gradient is equal to the force. Okay, majority of the candidate attempt the answer by drawing the gradient at the relevant point. There were many error associated with the powers of 10. Okay, यानी एक्सपोनेंट 26 हमने नहीं लिया होगा, उसकी वजह से जो है वो तुम्हारे पास ये गलत आ रहा होगा, फाइन। इब्राहिम सर, रीड कर लोगे प्लीज क्वेश्चन? यस। Define the Tesla. टेस्ला, ओके। अच्छा, टेस्ला बेसिकली यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, राइट। सो इसको हम डिफाइन करते हैं, इसके अंदर आपने बेसिकली वो फार्मूला डिफाइन करना होता है। कम ऑन, सो एफ ओवर आई एल साइन थीटा, सही, इज इक्वल्स टू बी, राइट। यानी वो जो फार्मूला था, एफ इक्वल्स टू BIL साइन थीटा, राइट, ये वाला फार्मूला। सो अब इसके अंदर जो है, क्योंकि हम बी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो हमारे पास जो है ना फोर्स, हमारे पास हम कह देंगे कि भाई, अच्छा जी, फोर्स लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर
of 1 ampere of current experiences the force per unit length. Okay, yeah, 1 newton of force, 1 newton of force per unit length. Okay, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, अच्छा इसकी ना एग्जामिनर रिपोर्ट मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि टेस्ला की डेफिनेशन थोड़ी सी वो होती है, क्या बोलते हैं अपना, डेफिनेशन जो होती है ना उसमें नंबर ज़्यादा करते हैं। सही, तुमसे कहा कि भाई लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ 1 एम्पेयर करंट, हमने कहा करंट वायर, करंट नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा हमने ये एक चीज़ नहीं लिखी है, सही है। एंड फोर्स पर यूनिट, अच्छा हमने एंगल को डिफाइन नहीं किया। ओके, साइन थीटा को हमने डिफाइन नहीं किया, राइट। सो 1 एम्पियर ऑफ करंट एक्सपीरियंस विद द force per unit length when current या wire is normal to the field। ओके, और अगर तुम इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी देख लो लगे हाथों, तो तुमसे कह रहा है very few candidate gave the complete definition frequently, the fact that the conductor must be straight was omitted। okay, हाँ ये याद रखना कि ये सिर्फ स्ट्रेट के लिए, अगर आड़ा टेढ़ा होगा तो उसके लिए नहीं लगता। ओके, कैंडिडेट शुड रेफर टू द फोर्स पर यूनिट लेंथ बीइंग 1 न्यूटन पर मीटर rather than force of 1 न्यूटन on 1 मीटर लेंथ ऑफ अ वायर। ओके, तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है, राइट। जो दूसरी ये वाली जो चीज़ है ये एक्सप्लेन मत करना, राइट, तो उसने आपको ये सब चीज़ें बता दी हुई। ओके, आ जाओ आगे चलते हैं, आगे चल आगे रीड कर ले प्लीज़। A horseshoe magnet is placed on a balance. A stiff metal wire is clamped horizontally between the poles. The magnetic flux density in the space between poles of magnet is uniform and is zero outside this region. The length of metal wire normal to magnetic field is 6.4 centimeters. When a current is in the wire is switched on, the reading on the balance increases by 2.4 grams. The current in the wire is 5.6 amperes. ओके, State and explain the direction of the force on the wire due to the current. परफेक्ट, सही। अच्छा उसने आपको ये बता रखा है बाय द वे कि बैलेंस जो रीडिंग है वो बैलेंस की इंक्रीज हो रही है 2.4 की, राइट। यानी बैलेंस पे जो फोर्स लग रही होगी वो डाउनवर्ड लग रही होगी फर्दर, राइट। और जिसकी वजह से कांटेक्ट फोर्स अपवर्ड लग रही होगी, राइट। तो वो कांटेक्ट फोर्स यहाँ से वायर पे कांटेक्ट फोर्स जो है वो अपवर्ड लगनी चाहिए, राइट। तब जाके जो है वो आपके पास जो है ना जो बैलेंस होगा उस पर फोर्स डाउनवर्ड लगेगी। ओके, तो हमें फोर्स की डायरेक्शन तो यहाँ से पता चल गई। ओके, कि फोर्स जो है वो हमारे पास वायर पे अपवर्ड लगनी चाहिए। अच्छा, अगर फोर्स अपवर्ड लग रही है और हमारे पास जो है करंट की, अब हमने एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अच्छा फोर्स की बस डायरेक्शन में पता चल गई तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, राइट। सो और यहाँ पे बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होगा और फिर इसके बाद ये आप बताओगे, राइट। सो आ जाओ भाई, हम ये कहेंगे कि भाई मैग्नेट experiences downward force। ओके, अच्छा देखो मैंने तुम लोग को बाय द वे कह रखा है कि देखो अभी हम पास ओवर कर रहे हैं, तो तुम लोग अपने पास एक सेपरेट कॉपी बना लो कि जिसके अंदर जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका फार्मूला लिख लो प्लीज़, और जो भी डेफिनेशन आ रही है उनको अलग से नोट डाउन करते रहो। ओके, ये काम करते रहो, फजूल नहीं बैठना प्लीज़ क्लास में, बाकी चीज़ें कुछ नहीं करनी है तुम्हें अभी, राइट। सिर्फ ये काम कर लेना कि जो भी फार्मूला आ रहा है वो फार्मूला नोट डाउन कर लेना, और उसको मतलब वो किस चैप्टर का है वो भी लिख लो, राइट। और उसके बाद जो है उसकी जो भी एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन आ रही है वो भी नोट डाउन कर लेना। अच्छा एक मिनट, अच्छा देखो दोबारा से सुनो, हमने कहा, अच्छा मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि भाई जो भी फार्मूलाज आ रहे हैं, जो भी डेफिनेशंस आ रही हैं, उनको बस प्लीज़ अपने पास लिखते जाना। अभी के लिए जो है ना कुछ पेपर्स में ये काम करते रहना, 4-6 पेपरों में इस तरह से करोगे, फार्मूलाज डेफिनेशन अलहदा से नोट करते रहोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, राइट। तुम जो भी फिर अगला पेपर सॉल्व करोगे तुमसे आराम से हो जाएगा। ओके, तो तुम्हारे पास जो है, मैंने तुम्हें ये तो मैंने तुम्हें फार्मूला बता दिए, फिर मैंने तुम्हें डेफिनेशन बता दिए।
अच्छा, और फिर उसके बाद जो है, अच्छा अब यहाँ पे डेफिनेशन मैंने बता दी। अच्छा यहाँ पे ये वाला केस बहुत दफ़ा पेपर में आता है, तुम चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो, राइट। तो तुम्हारे पास जो मैग्नेट है वो बेसिकली मैग्नेट पे जो फोर्स होगी वो डाउनवर्ड होगी, जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारी बैलेंस की रीडिंग इंक्रीज हो रही है, राइट। तो हमने ये तो बात कर दी कि भाई मैग्नेट जो है वो एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट। experiences downward force which causes the increase in which causes the increase in balance reading, okay। ये बात हो गई एक, राइट। अच्छा मैग्नेट जब डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये डाउनवर्ड फोर्स वो नहीं है, कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। तो इसका कोई न्यूटन थर्ड लॉ पेयर बनना चाहिए, राइट। तो वो बेसिकली वायर की वजह से आ रही है, तो वायर ने एग्जैक्टली सेम अमाउंट में फोर्स अपवर्ड एक्सपीरियंस करनी होगी या कर रहा होगा, जिसकी वजह से जो है ना, यानी वायर से जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो एकदम से एक एक्शन फोर्स क्रिएट हो गई जो कि वायर को अपवर्ड, और रिएक्शन फोर्स जो कि उसको डाउनवर्ड पुश कर रही होगी, राइट। सो ये तुम्हारे पास एक कहानी है, राइट। सो सो हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस, ओके। सो द reaction force of the equal magnitude and opposite direction will be acted upon, मैं लंबी इसलिए करूँ तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए, ओके। upon the wire, right, according to Newton's third law, ओके। ये तुम्हारे पास होगी इसकी डेफिनेशन। आ जाओ भाई, आगे चलेगा प्लीज, राम आगे चलो प्लीज। राम को एक, Calculate the magnitude of magnetic flux density between the poles of the magnet. ओके। तुम्हें पता है फॉर्मूला तुम यूज़ करोगे, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू BI L साइन थीटा, ओके। सो मैग्नीट्यूड, अच्छा फ्लक्स आपने निकालना है, राइट, बी निकालना है। फोर्स तुम्हारे पास है, उसने कहा कि भाई मास इंक्रीज हो रहा है 2.4 ग्राम से, राइट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम वेट निकाल लोगे, वही बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स होगी जो कि वेट के अंदर जो है ना वो चेंज होगी, तुम्हें एक्सपीरियंस हो रही है, राइट। सो 2.4 ग्राम्स, 2.4 इन एक्सपोनेंट -3 ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया इंटू 9.81 हमने कर दिया, ताकि जो है इसका फोर्स आ जाए, राइट। डिवाइडेड बाय आय तुम्हारे पास है 5.6 और लेंथ है 6.4, ओके। 5.6 इंटू 6.4 एक्सपोनेंट -2 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन हो गया, राइट। और तुम्हारे पास जो साइन थीटा 1 है, तुम्हारे पास यहाँ से बी आ जाएगा, निकाल दोगे प्लीज। यस, कोई वैल्यू आई प्लीज। अबे यार इतना देर लगा रहे हो यार, इब्राहिम क्या कर रहे हो। पर वो मेरा कैलकुलेटर अबे टूटा है तो तो वो बोलो मैं तो फोन पे यार। टाइप। ओके फाइन, 0.065, ओके। 65, सो 0.066 आ गया, ओके। 0.066 फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास आ गई, सही हो गया। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ क्विक। अच्छा जी, सो तुमसे कह रहा है कि लो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट इज नाउ पास थ्रू अ वायर इन बी, द रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू ऑफ द करंट इज 5.6, राइट। सो नाउ द करंट इज वेरीइंग, ओके। सो करंट जो है वो वेरी कर रहा है लाइक दैट, ओके। मीन वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है और फिर वापसी मीन वैल्यू आ रहा है, राइट। नाउ द वेरिएशन इन द बैलेंस रीडिंग, अब देखो तुम्हें ये चीज़ पता चल रही है कि भाई पहले कांस्टेंट रीडिंग थी 2.4 की, जब तुम्हारे पास कांस्टेंट करंट था, डायरेक्ट करंट तुम्हारे पास था 5.6 था, राइट। सो अब तुम्हारे पास
तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट है और उसकी आरएमएस वैल्यू 5.6 है, राइट? तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएशन होगा रीडिंग के अंदर वो तुम्हारे पास कुछ और होगा, राइट? क्योंकि आरएमएस वैल्यू तुम्हें पता है कि आई नॉट आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट ओवर रूट टू, राइट? ये तुम्हारे पास वैल्यू होती है, राइट? एंड जितना ज़्यादा तुम्हारे पास करंट होने वाला है सर्किट के अंदर, बेसिकली अगर तुम फॉर्मूला देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, राइट? अब ये जो फोर्स है ये बेसिकली बैलेंस की रीडिंग है, राइट? बैलेंस रीडिंग, एंड दिस फोर्स इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द करंट, राइट? बी एंड एल तो कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द करंट, राइट? सो तुम्हारे पास आई से डायरेक्टली रिलेटेड हो गया, ओके? अच्छा, अगर तो आई तुम्हारा कांस्टेंट था, जैसे कि पिछले वाले केस में जब तुमने डायरेक्ट करंट इस्तेमाल किया था तो आई कांस्टेंट था, यहाँ पे तुम्हारे पास आई वेरी कर रहा है, विच इज़ तुम्हारे पास जो है ना ऑल्टरनेटिंग करंट है और तुम्हारे पास इसको इस तरह से ये वेरी हो रहा है, राइट? सो अब तुम उसी हिसाब से जो है ना तुम्हारी बैलेंस की भी रीडिंग वेरी हो रही होगी, राइट? सो अगर आई नॉट ले लो, ये तुम आई आर एम एस ले लो, तो तुम्हारे पास जो वैल्यू तुम्हारे पास आ रही होगी वो आ रही होगी, हम्म, 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 अगर हम इसके साथ अगर रूट टू ओवर टू लग रहा है, या इसके साथ जब हमारे पास रूट टू की वैल्यू लग रही है, तो फोर्स के साथ भी हमारे पास जो है ना वो वेरिएशन जो आ रहा होगा वो रूट टू का वेरिएशन आ रहा होगा, सही है? यानी 2.4 का जो ग्राम है मैक्सिमम, सही है? सो अगर तुम उसको मल्टीप्लाई बाय रूट टू कर दो, राइट? सो बेसिकली इतना मैक्सिमम जाएगा और इतना मिनिमम जाएगा वेरिएशन, यानी मास की जो बैलेंस की जो रीडिंग होगी वो 2.4 मल्टीप्लाई बाय रूट टू करोगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, फिर वो जीरो आएगा, फिर नेगेटिव में उतनी जाएगी, राइट? क्योंकि तुम्हारे पास करंट ऑल्टरनेटिंग है, राइट? सो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है, अच्छा अगर मैं इसको निकालूं 2.4 इंटू अंडर रूट टू, सो आई एम गेटिंग 3.4, सही है? 3.4 ग्राम्स, ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है मास की, राइट? सो हम ये कह सकते हैं कि भाई द रीडिंग ऑन द रीडिंग ऑन द बैलेंस will be varying, okay, from 3.4 maximum value to negative 3.4, okay, to negative 3.4, which is going to be the minimum value, right? Due to the variation in the current, the variation in the current, right? And हम ये कह सकते हैं कि भाई uh, the current and um, the current and the force or the balance reading or directly proportional, ओके? सही हो गया क्या? ये बात क्लियर हो गई? ओके जनाब, सही। सो No. इस सही है ना, फोर्स टाइम्स रूट टू हमने किया, सो हमारे पास ये पीक वैल्यू आ गई और हमें उससे जो है ना हमने वैल्यू निकाली। चलो आगे आ जाओ। अच्छा, ये मिलिकन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट अब नहीं है सिलेबस में, इसको इससे पर आते हैं, ये वाले पे आ जाओ। ये करेगा वो रीड करेगा, कासिम रीड कर लोगे प्लीज़, कासिम? The photoelectric effect may be represented by the equation photon energy is equals to work function energy plus maximum kinetic energy of electron. State what is meant by work function energy. भाई याद कराएगा? थोड़ी सी याद है, उर्दू में बता दियो भाई। इससे डेफिनेशन नहीं याद हुई। अबे उर्दू में बता दे, कोई कॉन्सेप्ट याद है? कुछ ऐसा मिनिमम मैक्सिमम को हम कुछ कहते थे नहीं? अच्छा जी, हम बेसिकली ये कहते हैं कि इट इज़ मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट। भाई ये डेफिनेशन लिखते रहो प्लीज, कासिम समझ रहे हैं ना? मिनिमम हाँ एनर्जी जी जी। रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन out of out of
अच्छा, आउट ऑफ द मेटल सरफेस। ओके, चलो आगे आ जाओ। The variation with frequency f of the maximum kinetic energy EK of photoelectrons emitted from the surface of sodium metal is shown in figure 7.1. Use the gradient of the graph of figure 7.1 to determine a value for the Planck constant H. Show your working. ओके, सो शो योर वर्किंग, तुम कहते हो कि भाई ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट? ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट? चलो, ग्रेडियंट तुम्हारे पास निकाल लेते हैं, दो जगह पकड़ लो, कोई एक ये पकड़ लेते हैं, राइट? 5.6, 5.7, 5.8। ओके, 5.8 एक्सपोनेंट 14 आ रहा है, सो प्लीज कीप इन माइंड दैट। ओके, एंड वाई एक्सिस की वैल्यू 0 है। ओके, एंड कोई एक और वैल्यू पकड़ लो जो जो कि तुम्हारे पास ही आ रही है, राइट? एंड दैट इज 7 एक्सपोनेंट 14। अच्छा, दूसरी वैल्यू क्या ग्रेडियंट आया? फाइव 0.5 एक्सपोनेंट 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ओके, हमें जूल्स में निकालना है, यूनिट देख लो, जूल सेकेंड है। ओके, सो 0.5 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19, सही हो गया? निकाल दो प्लीज़। सो 0.5 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19 माइनस 0, ओके, डिवाइडेड बाय 7 एक्सपोनेंट 14 माइनस 5.5 एक्सपोनेंट 14, ओके, इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट। कासिम कैलकुलेट कर रहा है, कासिम जल्दी बता। जी सर, 5.3 times 10 to the power minus 30. 5.3, 5.36 के आसपास आना चाहिए भाई, पक्का? सर यही आ रहा है। एक मिनट, 5.5 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19 डिवाइडेड बाय 7 एक्सपोनेंट 14 माइनस 5.5 एक्सपोनेंट 14, 5.3 -34 तो आ रहा है। 5.3 थोड़ा सा हमें सही करना पड़ेगा फिर, क्योंकि 6 से बड़ा आना चाहिए। वेट, ये 7 है एग्जैक्ट। अरे यार, ये 5.5 थोड़ी है, 5.8 है ये, 5.8 है, राइट? सो इसको अगर हम सही कर लें, 5.8, हाँ आ गया 5.8, so I'm getting 6.67 exponent -34। Okay, perfect, आ जाओ, आगे आ जाओ क्विक। This the sodium metal in part B has a work function energy of 2.4 eV. The sodium is replaced by calcium, which has a work function energy of 2.9 eV. On figure 7.1, draw a line to show the variation with frequency f of the maximum kinetic energy AK of photoelectrons emitted from the surface of calcium. ओके, तो भाई उसने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी हुई है, उसने जो है ना आपको वर्क फंक्शन ज़्यादा कर दिया है। अगर वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। आपको पता है वर्क फंक्शन का फार्मूला होता है, वर्क फंक्शन का फार्मूला होता है HF0। ओके, वर्क फंक्शन एनर्जी आपको दी हुई है 2.9, कन्वर्ट करना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 एक्सपोनेंट -19, राइट? ग्राफ की जो वैल्यू आ रही है उसी से हम ले लेते हैं 6.67 एक्सपोनेंट -34, राइट? सो यहाँ से हमें F0 आ जाएगा, राइट? 4.9 times 10 to the power 9. ओके, 4.9, आई एम गेटिंग 6.96 एक्सपोनेंट 14। सर सब मैंने गलत बोला। ओके, खैर बना दें आप। देखो, यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारे पास ग्रेडियंट सेम होना चाहिए, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू सेम रहती है। ओके, और 6.96 जो है ये हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई है, राइट? यानी वाई एक्स इंटरसेप्ट आ गया है, तो 6.96 वुड बी समवेयर हेयर। ओके, एंड आपको बिल्कुल एक पैरेलल लाइन बनानी है इसकी, राइट? पता नहीं मुझे देखने से लग रही है, बट इन दोनों लाइन का जो ग्रेडियंट होने वाला है वो सेम होने वाला है, राइट? तो ये इस तरह से कोई लाइन बन जाएगी। ओके भाई, समझ गए? जी एनी सर। प्रॉब्लम? नो सर। ओके, परफेक्ट, चलो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा जी, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। अब्दुल्ला रीड कर सकते हैं प्लीज़, अब्दुल्ला? अब्दुल्ला कहाँ हो?
Sure, sir. The element strontium has at least 16 isotopes. One of these isotopes is strontium 89. This isotope has a half-life of 52 days. State what is meant by the isotope. Hmm. It is the same number of protons, but basically species of an atom that has same number of protons but Okay. different number of neutrons. Atom of the, हम इस तरह से लिख देते हैं, atom of the same element having same number of proton but different number of neutron, right? ये हो गया। अच्छा, इसकी डेफिनेशन बाय द वे में ना मैं एग्जामिनर रिपोर्ट से चक्कर लगाता हूँ। अच्छा, हम क्वेश्चन 8 कर रहे हैं। ओके, most candidate were able to state that something would contain the same number of proton but different number of neutron. Frequently reference was made for the elements nuclei or atom rather than nuclides. Okay, so हमें मतलब element of the same atom of the same element having the same, सही हो गया। अच्छा, इसी वो देख लेते हैं। न्यूक्लियाइड्स यहाँ पे भी वो मेंशन कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? मतलब समझ रहे हैं ना? न्यूक्लियाइड्स हैविंग द सेम नंबर Right. ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो हम भी अपनी डेफिनेशन करेक्ट कर लेते हैं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कह देते हैं या न्यूक्लियाइड ऑफ द सेम एलिमेंट कह देते हैं। न्यूक्लियाइड्स, न्यूक्लियाई ऑफ द सेम एलिमेंट। ओके, क्लियर हो गया? चलो आगे चलो, आगे आज रीड कर लो प्लीज। Calculate the probability per second of decay of a nucleus of strontium-89. ओके, इन्होंने हाफ लाइफ दे रखी है। फार्मूला क्या हो जाता? ए इज इक्वस टू एन लैम्डा। ये फार्मूला लगा लें? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लगाते। हाफ लाइफ वाला फार्मूला नहीं। लगा लेते हैं। टी हाफ लाइफ, सही है, इज इक्वस टू एल एन टू डिवाइडेड बाय लैम्डा। ओके, सो लैम्डा इज टू बी फाउंड एल एन टू डिवाइडेड बाय 52 days पर सेकंड के अंदर निकाल लें। सो इंटू 24 hours इंटू 3600। कितना आ रहा है भाई? इतना देर कैसे लगा रहा है यार? Sure, 1.54 times 10 power negative 7. 1.54 एक्सपोनेंट -7। परफेक्ट, आगे आ जाओ तो। Acha. A laboratory prepares the strontium-89 source. The activity of the source is measured 21 days after preparation of the source and is found to be 7.4 times 10 power 6 BQ. Determine for the strontium-89 source at the time that was prepared the activity. अच्छा ओके, तो A is equal to N lambda ओए ऐसा कुछ था ओए ओए ओए, नहीं नहीं ना, वो मत लगाना। देखो, उसने कहा कि उसने क्यों इनिशियल एक्टिविटी दे रखी है, उसने इनिशियल एक्टिविटी मांगी हुई है, राइट? एंड उसने 21 जी दिन के बाद की एक्टिविटी दे रखी है, राइट? So you should have to apply the relation that relate the activity at the starting of the reaction or at the starting of the decay and after some time, right? तो वो exponential decay होता है और हम लगा देते हैं कि activity is equals to initial activity e to the power minus lambda t। समझ रहे हैं ना भाई? सही सही सही, ये वाला लगा लेते हैं क्योंकि इसके अंदर इनिशियल भी आ जाएगी और 21 डेज के बाद भी आ जाएगी, राइट? सो इनिशियल इज टू बी फाउंड 21 डेज के बाद जो है वो एक्सपोनेंट 6 आ रही है, राइट? ई टू द पावर माइनस लैम्डा हमने निकाला है 1.54 एक्सपोनेंट -7। ओके, एंड टाइम हमारे पास आ रहा है 21 डेज। सो 21 इंटू 24 इंटू 3600, राइट? ये हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले तो ई की वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर लो और फिर उसको डिवाइड कर लो। ओके, सो 7.4 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू आ रही है ई की, वो आपको दे देगा ए नॉट। ओके कितनी आ रही है भाई?
पता नहीं मेरा एरर क्यों दे रहा हूँ। एरर, I am, by the way, I am getting 9.785, so 9.8 exponent 6, right? मेरे पास ही आ रहा है। तुम्हारा एरर किस बात में आ रहा है? सही है सर। ओके, आगे आ जाओ। अच्छा, हम्म। तो द मास ऑफ strontium 89। मास के लिए क्या रिलेशन करोगे, क्या रिलेशन लगाओगे? हमें एक्टिविटी पता है। हम्म। अ, अच्छा, बाय द वे, अच्छा चलो, एक्टिविटी हमें पता है और हमें क्या पता है, अगर हम मोल वगैरह से कर लें, हम्म, हमें पता है कि बोई मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एम आर, राइट? जी ये हमें पता है, एंड मोल इज बेसिकली द नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ऐसा ही? जी सही हो गया। सो अगर हम, और हम यहाँ से एन अगर निकालें, ए इज इक्वल टू एन लैम्डा से, सही है, तो हमारे पास बन जाएगा ए, सही। हमने एक्टिविटी निकाल रखी है, इनिशियल एक्टिविटी, सही है, 9.8 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय लैम्डा हमने निकाल रखा था 1.54 एक्सपोनेंट -7, 1.54 एक्सपोनेंट -7, सो यहाँ से हमारे पास एन आ जाएगा। ओके, जी कितना आ रहा है? सर 6.36 10 to the power 13। 6.36 एक्सपोनेंट 13, ओके। अच्छा जी, मास हमें निकालना है, एम आर हमारे पास दे रखा है 39 के अंदर, 89 के अंदर, राइट? सो ये आ गया, और ये आपने पार्टिकल रख दिया ऊपर 6.36 एक्सपोनेंट 13, राइट? एंड नीचे आके पास आ जाएगा 602 एक्सपोनेंट 23। ये लेकिन इससे बहुत अजीब सा आएगा, देखो बहुत छोटा मास आ रहा होगा, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। सर आ रहा है 1.05 10 to the power -10। 1.05, 1.05, एक मिनट चेक कर लेते हैं मार्किंग की। अच्छा, समवॉट तो क्लोज आ रहा है, 1 यही कह रहा भाई, 1.05, 9.4 एक्सपोनेंट -9 आ रहा है, समवॉट करीब करीब ही है। एक मिनट, राउंड ऑफ वैल्यू ली हुई है आपने, अगर हम विदाउट राउंड ऑफ वैल्यू लें, सो ओके, so answer divided by 1.54 exponent -7, so I am getting 6.35 exponent 13 into 89, and answer divided by 6.02 exponent 23, so 9.34 आ रहा है बे, 9.39 आ रहा है मेरे पास, 9.4 एक्सपोनेंट -9, समझ रहे ना? जी अच्छा, अगर तो तुमसे ये किलोग्राम के अंदर निकालने का बोलता है, देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस 89 इनटू किलोग्राम, ओके? क्लियर हो यस। गया? परफेक्ट। अच्छा जी, ओपैम्स हमारे सिलेबस में नहीं है, एंड एक्सरेज है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है, राइट? एक क्वेश्चन बचा है, इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आ जाओ भाई, कौन रीड कर रहा है? सारा रीड कर लोगे प्लीज। Okay. An aluminum block is placed near to a small source of X-ray radiation, as shown in Figure 10.1. X-ray from the source are detected at point B and at point A and point B. Say two reasons why the intensity of X-ray beam at point B is not as great as the intensity at point A. हम्म। अच्छा जी, इसमें कुछ याद है, ये कुछ भूल भुला गई हो? भूल गई। ओके, देखो हमारे पास कुछ काम हो सकते हैं, जब आपने एक्स रेज को वो किए, इंसिडेंट किए, सो पॉइंट ए पे तो आपको जाहिर बात है बहुत ज़्यादा वो मिल रही होगी, राइट? लेकिन जैसे ही वो इस ब्लॉक के अंदर से पास होगी, तो कुछ उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, राइट? कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी मे बी, राइट? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट? और क्या हो सकता है, कुछ आपके पास स्कैटर्ड हो सकती है, स्कैटर्ड या रिफ्लेक्शन एक ही चीज़ आ जाएगी, राइट?
और क्या हो सकता है, 2-3 काम हो जाएंगे, इस वजह से आपके पास जो है ना ये कम कम हो रहा होगा, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि सम get absorbed by aluminum block, okay, and some get scattered, okay, after striking the surface, okay। आगे चलिए प्लीज। A cross section through a model of finger is shown in figure 10.2. The thickness of model is 2.4 centimeter and the bone in the model is 1.1 centimeter. Parallel beams of X-ray are incident on the model in directions A, B, and C, D, as shown in figure 10.2. ओके परफेक्ट, चलिए आ जाओ। Data for linear attenuation, absorption coefficient for the bone and the soft tissue in the model are given in figure 10.3. Calculate the ratio intensity of X-ray beam incident on the model to intensity of X-ray beam emerging from the model for beam AB. ओके अच्छा, तुम लोग को फार्मूला याद होना चाहिए। हमने कहा था, हमने दो फार्मूला इसके अंदर देखे थे। हमने कहा था कि अगर तो सिर्फ एक ही मीडियम से ऑब्जेक्ट पास रेस पास हो रही है तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स, राइट। सिंपल सी हो गया, सही है। लेकिन अगर दो मीडियम से पास हो रही है, राइट, तो तुम क्या करते थे, आई विच इज़ द इंसिडेंट आई, राइट, जो कि तुम्हारे पास ये हो जाएगा आई नॉट लेट से, और दिस इज द ट्रांसमिटेड आई टू, सही, क्योंकि आई वन यहाँ पे होगा, आई वन यहाँ पे होगा, राइट। सो आई टू को अगर हम कनेक्ट करेंगे आई नॉट से, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था ई माइनस म्यू एक्स, म्यू वन एक्स वन टाइम्स ई पावर माइनस म्यू टू एक्स टू, ओके। क्या ये बात क्लियर होती है, एक्स टू, ओके। Yes. अगर तो एक्सरे बीम वो दो मटेरियल के अंदर से एक साथ होके गुजर रही है, राइट, तो तुम्हारे पास ये रिलेशन लगेगा सेकंड वाला। अगर एक ही से गुजर रही है तो फर्स्ट वाला लग जाएगा, राइट। अभी तुमसे उसने कहा भाई ए बी के लिए निकाल दो, तो ए बी के लिए तुमने कर लिया। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम इंसिडेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम इमर्जेंट, ओके। सो दिस इज द इंसिडेंट एंड दिस इज द इमर्जेंट, ओके, ऐसे ही इंसिडेंट एंड इमर्जेंट, ओके, सही है। सो बेसिकली हमें निकालना है आई नॉट ओवर आई इज इक्वल्स टू, मैं उसको वहाँ पे ले आऊँगा, सो ये बेसिकली हो जाएगा ई पावर माइनस म्यू एक्स, राइट। अच्छा, मैं यही नीचे ही कर लेता हूँ, सही। आई इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स, राइट। सो हमें निकालना है इंसिडेंट, दिस इज द इंसिडेंट, राइट। सो आई नॉट, दिस इज द इंसिडेंट ओवर आई, दिस इज द ट्रांसमिटेड, ओके, इज इक्वल्स टू 1 ओवर ई पावर माइनस म्यू एक्स, ओके। अच्छा, अगर मैं इसको न्यूमरेटर के अंदर लेके जाऊँ तो ई पावर पॉजिटिव हो जाएगा म्यू एक्स के साथ, ओके, इक्वल्स टू आई नॉट ओवर आई, राइट। अच्छा, म्यू फॉर द सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है। सॉफ्ट टिश्यू के लिए जो म्यू आ रहा है वो 0.27 आ रहा है, म्यू आपके पास आ गया 0.27। तुम्हें पता होना चाहिए म्यू इज़ द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, कि कितनी जो है ना इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो रही है, राइट। बोन के अंदर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है और टिश्यू के अंदर बहुत कम हो रही है, राइट। और इसकी थिकनेस तुम देख लो, थिकनेस तुम्हें दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, ओके। 2.4 centimeter, right. You have to make sure that the units should be same। अगर ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है एंड ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है, देन यू डोंट नीड टू हैव एनी कन्वर्जन, राइट। लेकिन अगर एक चीज़ मिलीमीटर ही में या कोई चीज़ सेंटीमीटर के अंदर है या मीटर के अंदर है, यूनिट सेम नहीं है, देन यू हैव टू मेक द यूनिट सेम, ओके। इस फॉर्मूले के अंदर ये कंडीशन होती है कि एक्सपोनेंट के अंदर यूनिट सेम होना चाहिए, ओके। चलो निकाल दो प्लीज़, कितना बनता है। 1.911. 1.91, ओके, तो हम 1.9 लेते हैं। आगे चलिए प्लीज। The beam CD. ओके, सो द बीम सी डी, हमारे पास अगेन ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, दूसरा वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। सो आई टू इज इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू वन एक्स वन एंड टाइम्स ई पावर माइनस म्यू टू एक्स टू, राइट। हमें जो चीज़ निकालनी है वो हमें निकालना है इंसिडेंट ओवर इमर्जेंट, ओके। सो इंसिडेंट, दिस इज द इंसिडेंट आई नॉट ओवर द इमर्जेंट, ओके। और बाकी सारी चीज़ को मैं अगर उस तरफ ले जाऊं तो मेरे पास हो जाएगा 1 ओवर ई पावर माइनस म्यू वन एक्स वन ई पावर माइनस म्यू टू एक्स टू, राइट।
ये तुम्हारे पास हो गया। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाओगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, राइट। लेकिन अब देखो तुम्हारे पास क्या करना है तुम्हें। तुमने μ1 x1 यानी बोन के लिए तुम काम पहले से कर चुके हो, ओके। ए बी उसके लिए सॉफ्ट टिश्यू के लिए, बल्कि नहीं, हमें दोबारा करना पड़ेगा। कर लेते हैं आज। सो मैं इसको न्यूमरेटर के अंदर लेके जाऊँ, सो अगर मेरे पास बोन है, सो बोन का जो मेरे पास है वो 1.1 है, सही है, थिकनेस। और बोन की जो मेरे पास म्यू है वो 3 है, ओके। सो ई पावर 1.1 इंटू 3, ये मेरे पास आ गया एक की, राइट। और जो दूसरी वाली जो चीज़ है, ई पावर, माइनस नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं न्यूमरेटर के अंदर लेके जा चुका हूँ। सॉफ्ट टिश्यू के लिए मेरे पास आ रहा है 0.27, और लेंथ कितनी हो जाएगी, 2.4 माइनस 1.1 करोगे कितना होगा, 1.3 हो जाएगा, ओके। क्योंकि अब तुम्हें जो है ना वो सिर्फ ये वाली लेंथ चाहिए और ये वाली लेंथ चाहिए, राइट। सो तुम्हारे पास 1.3 हो जाएगा, ओके। सो 1.3, ओके। निकाल दोगे प्लीज, डू you have calculator? Yes, एक second. ओके। 38.51. 38, 38, ओके। Oh, no. अबे वेट चेक करो, 38 बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा। ये इन्वर्स है शायद इस वजह से। 1.938, परफेक्ट परफेक्ट ब्रो, परफेक्ट। 38.5 ले लेते हैं, सही है। मैं इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड वाले पार्ट में उसने बताया हुआ होगा कि भाई बच्चों ने ये सब्स्टिट्यूशन नहीं की हुई। लेट मी सी। पावर सिग्नल का, अच्छा नहीं, पता नहीं कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सही ये वाला है। मैनी कैंडिडेट कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द रेशो, राइट। मतलब उसने उल्टा कर दिया है, राइट। यानी इन्होंने ये नहीं कैलकुलेट किया, इन्होंने इसका ऑपोजिट काम कर दिया जो कि नॉर्मली पेपर में करवाते हैं, राइट। चलो खैर आगे आ जाओ, लास्ट बार रीड करो प्लीज। Use your answers in part B to suggest why for this model an X-ray image with good contrast may be obtained. हम्म कॉन्ट्रास्ट का ताल्लुक किस किस चीज़ से होता है। कॉन्ट्रास्ट का ताल्लुक दो तीन चीज़ों से होता है। तुम या तो म्यू से उसको रिलेट कर सकते हो, तुम या तो उसको रेशियो से रिलेट कर सकते हो, राइट। सो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि भाई इनका जो रेशियो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, राइट। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो उसकी वजह से तुम्हें बोन का स्ट्रक्चर और सॉफ्ट टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा, ओके। सही हो गया। सो तुम ये कह सकते हो कि भाई द रेशियो ऑफ आई नॉट ओवर आई हैज़ वेरी, सॉरी, वेरी लार्ज डिफरेंस, ओके, हैज़ अ वेरी लार्ज डिफरेंस। सो तुमने क्या करना है अच्छा जी, वेरी लार्ज डिफरेंस, ओके। सो द इंटेंसिटी, मैं थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ, सो इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इज डिफरेंट, राइट, और ग्रेटर इन द बोन एंड लेसर इन द सॉफ्ट टिश्यू, राइट। सो आप क्या कहोगे। सो द क्या कहते हैं यार, सो द गुड contrast will be seen, okay, will be seen, okay। क्या ये बात क्लियर हो गई है, क्या ये बात क्लियर हो गई है सारा। Yes. परफेक्ट। अच्छा जी, ये पेपर हमारा हो गया, सही है। अच्छा देखो तुम लोग का होमवर्क क्या है तुम लोग सब ने, क्योंकि सब वीक हुए पड़े हो, तुम लोग सब ने ये पेपर दोबारा से सॉल्व करना है। ये 2012 है, 42 है, सही, समर का है। तुम लोग सब ने यही पेपर दोबारा से सॉल्व करना है। मैंने इसकी यूट्यूब पे वीडियो लगा देनी है, सही। पूरा पेपर मैंने सॉल्व किया, जो क्वेश्चन नहीं है सिलेबस में तुम्हें पता है कि भाई वो कौन कौन से नहीं है, राइट। तो मैं सारी चीज़ें मैंने इसकी लिखवा दी हैं। जो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं तो मैं उसको अपने दिमाग में रिकॉल करके और इस पूरे पेपर को दोबारा से सॉल्व करना है, राइट। कल की क्लास से पहले पहले ये वाला पेपर सॉल्व होना चाहिए सबका, ओके। डन है सर, डन है। डन हो सर गया कल ना। की वीडियो में सेंड कर दो। वो मैंने साथ ही लगानी है, मैं इसी वेट कर रहा था, ये दोनों मिला के जो है ना एक साथ कंपाइल करके एक साथ वो करके ऐड अप करके लगा दूंगा, सही है ना। ओके, अब सर जो कब तक समझ रहे लगाएंगे हैं ना, वैसा? मैंने रात तक लगा देनी है, आज रात तक, ओके। बस बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे ताकि मैं देख लूँ हाँ सब। डन है, डन है, डन, डोंट वरी, भेज दूंगा भाई।
सही हो गया भाई, सब ने करके आना है। चलो कासिम समझ रहे हैं ना, भैया समझिए? सही है। जी सर। परफेक्ट परफेक्ट। सही हो गया। चलो चलो, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह वालेकुम हाफिज। सलाम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।